Good morning, dear students. In today's class, we will discuss about the question of civil nature or what is the civil rights. As we already gone through the section 26, how a suit will be instituted. Section 9 of the CPC clearly says there will be a civil suit for violation of a civil right. And now the question arises, what is the civil right? जैसा कि सेक्शन 9 ने बताया कि दीवानी अधिकार के उल्लंघन के लिए दीवानी दावा संस्थित किया जा सकता है. फॉर वायलेशन ऑफ अ सिविल राइट, अ सिविल सूट विल बी इंस्टीट्यूटेड बिफोर द कोर्ट. और लास्ट लेक्चर में ऑर्डर और सेक्शंस के बारे में जब आपसे डिस्कस कर रहा था तब ये बात आपके सामने रखी कि सेक्शन 26 में हाउ अ सिविल सूट विल बी इंस्टीट्यूटेड. ऑर्डर 4 को उसके साथ हमने समझने की कोशिश की. तो सिविल सूट सिविल राइट्स के लिए इंस्टीट्यूट किया जाता है. वायलेशन ऑफ सिविल राइट्स जब कभी भी होता है तो एनफोर्समेंट ऑफ सिविल राइट के लिए सिविल सूट इंस्टीट्यूट होता है. अब आज हमें यह समझना है कि व्हाट इज द सिविल नेचर सूट या व्हाट इज द सूट ऑफ सिविल नेचर और व्हाट आर द सिविल राइट्स. दीवानी अधिकार क्या है, सिविल अधिकार क्या क्या होते हैं. तो सेक्शन 9 में सिविल राइट्स को डिफाइन करने की कोशिश की. इसके बारे में इतना कहूंगा कि ऐसे सभी अधिकार जो देश की सामान्य विधि के द्वारा प्रदत्त किए गए हैं और मान्यता प्राप्त हैं दीवानी अधिकार कहे जाते हैं, माने जाते हैं. All those rights which are recognized as a civil right by the common law system of the country are said to be civil rights. All those rights which are given by the common law system of the country and recognized by it as a civil right is said to be civil right. दीवानी अधिकार क्या क्या है? ऐसे अधिकार जो देश की सामान्य विधियों ने, कॉमन लॉ ने प्रोवाइड किए एंड दे आर रिकॉग्नाइज एज अ सिविल राइट, और उन्हें सिविल राइट की तरह रिकॉग्नाइज कर दिया गया है. अब देश की कॉमन लॉ ने कौन कौन से राइट्स प्रोवाइड किए, इसके बारे में बहुत सारे उदाहरण हमें मिल सकते हैं. जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टीज के राइट्स और ऑब्लिगेशन दिए गए. राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टीज आर गिवन अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इट इज एन कॉमन लॉ एंड रिकॉग्नाइज्ड एज अ सिविल राइट. इन द सेम वे, rights and duties given under sale of goods act, rights of seller, rights of purchaser, duties of and the rights of the seller and purchaser, they are mentioned into the sale of goods act. In the same way, into the partnership act, rights and obligations of the partners are prescribed. They are also given by a common law. इसी तरीके से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, राइट्स ऑफ सेलर एंड परचेजर इन केस ऑफ सेल, इन केस ऑफ मॉर्गेजर राइट्स ऑफ मॉर्गेजी एंड मॉर्गेजर, इन केस ऑफ लीज राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ लेसर एंड लेसी, इन केस ऑफ गिफ्ट राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ डोनर एंड डोनी. ऑल आर डिफाइंड under transfer of property act. So basically the rights given by the common law system of India and recognize them as a civil right is said to be a civil right. तो उन्हें सिविल प्रकृति के वाद कहा गया है, सिविल अधिकार कहा. इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट द लॉज रेगुलेटिंग मैट्रिमोनियल केसेस आल्सो
ऐसे कानून जो विवाह संबंधी अधिकारों का विनिमयन कर रहे हैं, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9, फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, सेक्शन 13 डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, विवाह विच्छेद, सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन। तो ये हिंदू मैरिज के जो प्रावधान हैं ये भी सिविल प्रकृति के बाद माने गए हैं, सिविल प्रकृति के अधिकार माने गए हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये दीवानी अधिकार हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, द राइट्स अराइजिंग आउट ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टोर्ट, अपकृत्य विधि के अंतर्गत जो पक्षकारों के अधिकार, विधिक अधिकार का उल्लंघन है। Violation of a legal right is also said to be a civil right। और आप सब लोगों ने एसबी वर्सेस वाइट जब टोर्ट पढ़ा होगा तब देखने को वहां पर जानकारी मिली होगी कि एसबी वर्सेस वाइट में साफ साफ कहा गया कि इवन इफ देयर इज नो मॉनिटरी लॉस और मॉनिटरी इंजरी टू द पार्टी, but if the legal right has been violated of a person, then remedy will be given into the law of tort। अपकृत्य विधि में स्पष्ट किया गया है एसबी वर्सेस वाइट के मामले में कि चाहे पक्षकारों को कोई धन की क्षति न भी हुई हो, लेकिन यदि उनके विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो निश्चित रूप से क्षतिपूर्ति दिलाई जाएगी, चाहे ऐसे मामलों में नाम मात्र की क्षतिपूर्ति दिलाई जाती है और उनके विधिक अधिकारों को मान्यता प्रदान करने के लिए ऐसी क्षतिपूर्ति दिलाई जाती है। हाउएवर नॉमिनल डैमेजेस आर अवॉर्डेड इन दोज केसेस टू रिकॉग्नाइज लीगल राइट ऑफ द पर्सन, दे आर आल्सो सेड टू बी सिविल राइट्स। तो ये दीवानी अधिकार है। दीवानी अधिकार या सिविल राइट का मतलब है कि ऐसे किसी व्यक्ति के महत्वपूर्ण अधिकार के, महत्वपूर्ण विधिक अधिकार के सृजन के लिए, फॉर द क्रिएशन ऑफ अ लीगल राइट, सृजन के लिए, उल्लंघन के लिए, फॉर वॉयलेशन एंड फॉर एनफोर्समेंट इज सेड टू बी ए सिविल राइट। मतलब कि जहां पर ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हो जो लोगों के महत्वपूर्ण विधिक अधिकारों, महत्वपूर्ण अधिकारों के सृजन के लिए, उल्लंघन के लिए या प्रवर्तन के लिए प्रश्न पैदा करता है, तो उसे हम सिविल अधिकार का मामला कह देते हैं। इफ क्वेश्चन इज बेसिकली रिलेट्स टू द क्रिएशन, वॉयलेशन और इन्फोर्समेंट ऑफ अ इंपॉर्टेंट लीगल राइट ऑफ अ पर्सन इज बेसिकली सेड टू बी ए सिविल राइट, तो इसे हम दीवानी प्रकृति का मामला कहते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति के महत्वपूर्ण अधिकार, जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि प्रोवाइडेड बाय द कॉमन लॉ सिस्टम ऑफ इंडिया एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय इट एज सिविल राइट, रिकॉग्नाइज्ड बाय इट एज ए सिविल राइट, तो जिनको सिविल राइट के रूप में देखा गया और मान्यता दी गई है, जो देश के कॉमन लॉ सिस्टम ने हमको दिए, जैसे पार्टनरशिप का एक्ट, जैसे कॉन्ट्रैक्ट का एक्ट, जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का एक्ट, जैसे मैट्रिमोनियल केसेस को गवर्न करने वाले हिंदू मैरिज एक्ट एक्सेट्रा। तो ये जितने भी कानून हैं जो देश के कॉमन लॉ सिस्टम ने हमें प्रोवाइड किए और उन्होंने जो हमें अधिकार प्रदान किए हैं वो सिविल राइट के रूप में माने गए हैं। अब इन सब अधिकारों के चाहे प्रवर्तन का प्रश्न हो, इन्फोर्समेंट का क्वेश्चन हो, चाहे इनके वॉयलेशन का क्वेश्चन हो, चाहे इनके क्रिएशन का क्वेश्चन हो, सारे ही केसेस कहे जाएंगे केसेस ऑफ सिविल राइट। उन सिविल अधिकारों के मामले इन्हें हम मानकर चले। अब हम कैसे तय करें कि कोई मामला सिविल अधिकार का मामला है या नहीं? हाउ वी विल डिटरमाइन वेदर अ केस बिलोंग्स टू अ सिविल राइट और नॉट, और सिविल नेचर और नॉट? तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा, जो फर्स्ट नॉर्म है और जो पहला मानक है उसके हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या उस मामले में किसी व्यक्ति के किसी महत्वपूर्ण विधिक अधिकारों के क्रिएशन को लेकर, वॉयलेशन को लेकर और इन्फोर्समेंट को लेकर कोई क्वेश्चन पैदा हुआ है। वेदर क्वेश्चन अराइजेज इन रिलेशन टू क्रिएशन, वॉयलेशन और इन्फोर्समेंट ऑफ अ इंपॉर्टेंट लीगल राइट ऑफ अ पर्सन,
And if the answer is in yes, then it is the clear-cut case of the civil right. दूसरा मानक हम तय करें कि जहां किसी मामले में बेसिक क्वेश्चन, मूल प्रश्न जाति को लेकर है, धर्म को लेकर है, संप्रदाय को लेकर है, where the basic question in a particular case belonging to a caste, belonging to a religion or a community, then it will not be a case of civil nature. तो वो सिविल नेचर का केस नहीं है, क्योंकि उसमें बेसिक क्वेश्चन रिलीजन को लेकर है, बेसिक क्वेश्चन जाति को लेकर है, तो वो कभी भी सिविल नेचर का केस नहीं होगा। लेकिन अगर किसी केस में, अगर किसी मामले में द बेसिक क्वेश्चन रिलेट्स टू द क्रिएशन, वायलेशन और इन्फोर्समेंट ऑफ अ लीगल राइट ऑफ द पर्सन, and the assisting question is relates to a caste, religion or community, it may be the case of civil right. तो वो सिविल नेचर का मामला हो सकता है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन लीगल राइट्स के वायलेशन को लेकर होना चाहिए, क्रिएशन को लेकर होना चाहिए और फिर इन्फोर्समेंट को लेकर होना चाहिए, तो वो सिविल नेचर का क्वेश्चन निश्चित रूप से हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जहाँ पर किसी सिविल नेचर के बेसिक क्वेश्चन का डिटर्मिनेशन किसी कास्ट के क्वेश्चन को, किसी रिलीजन के क्वेश्चन को डिटरमाइन किए बिना किया ही नहीं जा सकता, तब भी वो जो केस होगा वो सिविल नेचर का केस माना जाएगा। सपोज द बेसिक क्वेश्चन रिलेटिंग टू अ लीगल राइट ऑफ द पर्सन कैन नॉट बी डिस्पोज विदाउट डिस्पोजिंग a question or assisting question of belonging to caste or religion, then also it is deemed to be question of civil nature. एक बात मैंने आपको पहले एसबी वर्सेस वाइट में भी समझा, अभी फिर कह रहा हूँ कि किसी बात के लिए या किसी प्रश्न के लिए वो सिविल नेचर का है या नहीं, ये जरूरी नहीं है कि उसके साथ धन संबंधी फायदा जुड़ा हुआ। To determine a particular question is a civil nature of case or not, it is not necessary that any monetary benefit is included in that particular question. If there is no monetary benefit, if there is no economic benefit, then also it may be the case of civil nature. जैसे कि लॉ ऑफ टोर्ट का एग्जाम्पल एसबी वर्सेस वाइट में दिया गया, और ये ठीक बात आपको सेक्शन 9 के एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे आप लोग, तब भी आपको वहाँ देखने को मिलेगी कि सेक्शन 9 के एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि अगर धन संबंधी लाभ नहीं भी जुड़ा हुआ है तो भी वो सिविल नेचर का केस हो सकता है। तो ये कुछ नियम है जो हम लागू करेंगे ये तय करने के लिए कि ये पर्टिकुलर केस इज अ केस ऑफ अ सिविल नेचर और नॉट, और व्हाट इज द सिविल राइट। तो इतना ही कहूँगा कि all those rights which are recognized as a civil right or given by the common law system of the country is said to be civil right। ऐसे सभी अधिकार जो देश के सामान्य विधि के द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं और देश की सामान्य विधि ने उन्हें दीवानी अधिकार के रूप में मान्यता दी है, वो सब के सब सिविल राइट्स माने जाते हैं। उदाहरण के लिए राइट टू वर्शिप इज अ सिविल राइट, पूजा करने का अधिकार एक दीवानी अधिकार है, किसी धर्म में आस्था रखने का अधिकार एक दीवानी राइट है। इसी तरह किसी धर्म का धार्मिक जुलूस निकालने का अधिकार, प्रोसेशन करने का अधिकार एक सिविल राइट है। इसी तरह continuing to a caste is also a civil right, holding a particular office is also a civil right। कई बार शवों को दफनाने का अधिकार सिविल राइट घोषित किया गया है। इससे कई प्रकार के मामले हैं जो सिविल राइट कंसीडर किए गए हैं, दैट इज बेसिक सिविल राइट। तो आज के लिए क्या सिविल राइट होता है इसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि व्हाट इज द सिविल राइट। तो सेक्शन 9 को हमें इसके साथ समझना होगा कि सिविल नेचर का प्रश्न है क्या। अगले लेक्चर में आप लोगों को सूट्स इन जनरल, उसके बारे में काइंड्स ऑफ सूट का एक टॉपिक शुरू करेंगे जिसमें सूट्स इन जनरल के बारे में बातचीत करेंगे। थैंक यू।